आपको आपकी जिम्मेदारी है कि वक्फ को बचाना है। अगर ये वक्फ अमेंड होता है 2024 के अमेंडमेंट से, तो याद रखिए आने वाले दिनों में जुमा के खुतबे भी सरकार की तरफ से जारी किए जाएंगे कि जुमा में खुतबा क्या देना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 2/9/2024 को DWC का एक स्पेशल मीटिंग हमने बुलाया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पर डिस्कशन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पूरे हिंदुस्तान में गुलबर्गा शहर की DWC डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइज़री कमेटी ये पहली वक्फ एडवाइज़री कमेटी है जिसने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन पास किया है। और हमने इस बिल को मुकम्मल तौर पर पूरी तरीके से मुस्तरद किया है। यहाँ पर इस बिल को अपोज़ करने का मकसद और वजह यह है कि 8 अगस्त 2024 को ये बिल पार्लियामेंट में प्रोड्यूस हुआ, पार्लियामेंट में टेबल हुआ। पार्लियामेंट में टेबल होने के बाद इस बिल पर ऑब्जेक्शंस ज़्यादा राइज़ होने के बाद JPC को इस बिल को डिस्कशन के लिए भेजा गया है। JPC की पहली मीटिंग के बाद 30 तारीख़ के दिन यानी 30 अगस्त 2023 को सेक्रेटरीट से एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें यह कहा जाता है कि वक्फ़ के तमाम स्टेक होल्डर्स और वक्फ़ के इंटरेस्ट रखने वाले तमाम लोग इस पर अपनी राय और सजेशन पेश करें। तो DWC बीइंग ए स्टेक होल्डर ऑफ द वक्फ़ हमने मीटिंग बुलाई और 2 तारीख़ को 2nd ऑफ सितंबर आज 11 बजे हमने DWC ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन पास किया है और उसको मुकम्मल तौर पर हमने अपोज़ करने का ऐलान किया है और एक रेजोल्यूशन भी हमने पास किया है, जिसके तहत मुकम्मल 11 पेजेस पर मुश्तमिल एक डिटेल ऑब्जेक्शन एंड डिटेल सजेशन रिगार्डिंग दी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी ऑनरेबल चेयरमैन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे सुनने वाले जितने भी वक्फ इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड मुतवल्लियान हैं, ख़ास तौर पे मस्जिद कमेटीज़ हैं, मैं उनसे दिल की अमीर गहराइयों से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पर आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं। 30 अगस्त को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से एक नोटिफिकेशन हुआ है जिसमें स्टेक होल्डर्स का और पर्सन इंटरेस्टेड इन वक्फ का सजेशन पूछा गया है। और यहाँ पर पर्सन इंटरेस्टेड इन वक्फ का मतलब ये है कि कोई भी आदमी इसमें अपना सजेशन और अपना क्या है ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। अब रही बात हमारे गुलबर्गा शहर से, तो हम चाहते हैं कि यहाँ का एक एक बच्चा इसके ख़िलाफ़ सजेशन और अपने ऑब्जेक्शंस को बिफोर दी JPC फाइल करे। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी ने यह डिसाइड किया है कि हम विद द कोलैबोरेशन ऑफ मुस्लिम रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर हम लोग उनके कोलैबोरेशन के साथ एक मुकम्मल कैंपेन चलाने जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि अगर हम डायरेक्टली ये कह देंगे कि तमाम इंस्टीट्यूशन, तमाम मस्जिदें, तमाम दरगाहें, तमाम नौजवान इसके ख़िलाफ़ एक अपना ऑब्जेक्शन फ़ाइल करें, तो हमारे पास तकरीबन हमारे अलमिया यह है कि 90% लोगों को ना मेल ड्राफ्ट करने के लिए आता है, ना कहाँ पर किस ID पर ये भेजना है, उनको उसका नॉलेज, उसका इल्म नहीं है। तो हम लोगों ने एक बहुत ही आसान तरीक़ा उसका इख्तियार किया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ मुस्लिम रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर के ताउन के साथ, उनके कोलैबोरेशन के साथ ये बहुत ही आसान तरीक़ा हम आपके बीच में लेके आए हैं। ये स्कैन कोड, जो स्कैन कोड है, इस स्कैन कोड को आपको गूगल लेंस में ओपन करना है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ, आपके सामने एक डेमो भी इसका मैं आपके सामने एक छोटा सा डेमो पेश करता हूँ। ये स्कैन कोड जो है इसको आप गूगल क्रोम ओपन कीजिए। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको छोटा कैमरे का एक साइन नज़र आएगा। इस कैमरे के साइन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक कैमरा खुलेगा। इसको अगर आप स्कैन कर रहे हैं, इसके स्कैनिंग पर आपको एक साइट खुलेगी, ये एक साइट ओपन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको अगर आप क्लिक करेंगे
तो डायरेक्ट आप जीमेल में ओपन हो जाएंगे। जीमेल में मुकम्मल ड्राफ्ट आपको मिल जाएगा। इसके अपोज करने के लिए जो मुकम्मल ड्राफ्ट की ज़रूरत है, मुकम्मल ड्राफ्ट मिल जाएगा। और किस ऑफिशियल वेब आईडी पर, किस ऑफिशियल ईमेल आईडी पर आपको भेजना है, वो ईमेल आईडी भी ऑलरेडी अटैच आपको मिलेगी। आपका काम सिर्फ इतना है, इस स्कैन को गूगल क्रोम में आपको स्कैन करना है, आपको मेल में खुल जाएगा। आप उसके बाद ये सेंड के बटन को दबाना है। सेंड के बटन को दबा दिया तो आप लोग इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन आप लोगों ने फाइल कर दिया। यहाँ पर मेरी एक गुजारिश ये है कि हमारे जितने भी नौजवान हैं, आज के पीरियड में खाने को खाना नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन हाथ में स्मार्टफोन हर एक के है, हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है। और स्मार्टफोन चलाने की प्राइमरी कंडीशन ये है कि आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए और आपके पास जीमेल अकाउंट है। तो इस जीमेल अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए आप अपना ऑब्जेक्शन बिफोर दी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। मैं गुलबर्गा के तमाम नौजवानों से दिल की अमीख गहराइयों से गुजारिश करता हूं, ये QR कोड का एक लेटर और रिक्वेजिशन हम इंग्लिश और उर्दू में इंशाअल्लाह सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप ग्रुपों के ज़रिए और फेसबुक के ज़रिए आपके बीच में हम लोग इंशाअल्लाह इसको सर्कुलेट करेंगे। जिन जिन तक भी ये लेटर और ये QR कोड, ये स्कैन कोड्स आ रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि हर नौजवान इस पर अपना 15 मिनट का वक्त दे। 15 मिनट का वक्त दे के एक 100 लोगों को इसको फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है, ताकि वो लोग भी इसके ऊपर क्या कर सकें, अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकें। उसके साथ साथ मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुलबर्गा के तमाम वक्फ इंस्टीट्यूशन के ज़िम्मेदारान से दिल की अमीख गहराइयों से अपील करता हूँ कि आप लोग बीइंग ए स्टेक होल्डर ऑफ द वक्फ, आपका ऑब्जेक्शन मायने रखता है, आपके ऑब्जेक्शन की कानूनी अहमियत है। तो आपको, आपकी जिम्मेदारी है कि वक्फ को बचाना है। अगर ये वक्फ अमेंड होता है 2024 के अमेंडमेंट से, तो याद रखिए आने वाले दिनों में जुमा के खुतबे भी सरकार की तरफ से जारी किए जाएंगे कि जुमा में खुतबा क्या देना है। इस तरह का स्ट्रॉन्ग अमेंडमेंट लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जा रही है। तो मैं तमाम वक्फ के ज़िम्मेदारान से, मुतवलियान से, मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान से, आशूर खानों के मुतवलियों से, एडमिनिस्ट्रेटर्स से, तमाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इसके ख़िलाफ़ अपना सजेशन एंड ऑब्जेक्शन आप पेश करें। रही बात अगर कोई सेपरेट से ऑब्जेक्शन बनाकर अपने पॉइंट्स उसके अंदर ऐड करवाना चाह रहा है, तो आप वक्फ ऑफिस को आ सकते हैं। यहाँ पर 2 लोग अवेलेबल आपको 13 तारीख तक मिलेंगे। ये कैंपेन 13 तारीख तक चलेगा। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 15 दिन के सजेशन के लिए टाइम दिया है, 30 तारीख को दिया है, तो 13 सितंबर तक ये कैंपेन चलेगा। 13 सितंबर तक यहाँ पर 2 लोग मौजूद रहेंगे। आप आकर अपने ऑब्जेक्शंस उन्हें डिक्टेट करके उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट टाइपिंग करवा के, प्रिंट लेकर और स्कैन करवा के फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास से आप भेज सकते हैं। ये सहूलत हमारे पास हम देने के लिए आपको जा रहे हैं। उसी के साथ साथ मैं गुलबर्गा के तमाम सोशल वर्कर्स और लीडर्स से, सियासी कायदीन से अपील करता हूँ कि सिर्फ असदुद्दीन अवैसी के सिर का बार नहीं है, सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब के कांधों का बार नहीं है, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो जलसे मुनक्किद करें, वो इसके ख़िलाफ़ कैंपेन्स चलाएं, वो इसके ख़िलाफ़ एहतजाजी जलसे करें, वो इसके ख़िलाफ़ बयानबाजी करें। हर एक मुस्लिम लीडर की आज ये जिम्मेदारी है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ आप लोगों को ज़मीनी सतह पर उतरना है, उतर कर इसके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। मैं तमाम गुलबर्गा के कायदीन से और गुलबर्गा के अतराफ ज़िले के कायदीन से गुजारिश करता हूँ कि इस कैंपेन को आप लोग आगे बढ़ाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट कीजिए और आप इस कैंपेन को सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ साथ गुलबर्गा के तमाम सोशल वर्कर्स और इंटेलेक्चुअल्स, इसमें ख़ास तौर पर उन्होंने इंटेलेक्चुअल्स का सजेशन पूछा है। हमारी मुस्लिम एडवोकेट कम्युनिटी से मैं गुजारिश करता हूँ, मुस्लिम डॉक्टर कम्युनिटी से मैं गुजारिश करता हूँ, मुस्लिम लेक्चरर कमेटी से मैं गुजारिश करता हूँ, तमाम क्रीम बेल्ट से मैं गुजारिश करता हूँ, आप लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। इस पर डिटेल ऑब्जेक्शन फाइल करने की ज़रूरत है। ये कैंपेन हम चला रहे हैं, इस पर हमारा साथ दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह पहले हिंदुस्तान में सबसे पहले रियासती सतह पर तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ ने
उसका अपोज़ किया। अपोज़ कर एक अपनी तरफ से एक प्रेस रिलीज़ भी उन्होंने दिया है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम जनाब अनवर बादशाह साहब की क़ियादत में कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ ने भी आज से 3 दिन पहले इस अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन पास किया है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका श्री सिद्धरामैया जी से मुलाकात करके इसके ताल्लुक़ से तमाम हक़ाइक़ से उनको आगाह करवाया है। और ये जो कैंपेन चल रहा है, आज हम जो कैंपेन चला रहे हैं, इस पर भी हमें डायरेक्शन ऑनरेबल चेयरमैन कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ जनाब अनवर बादशाह साहब के डायरेक्शन पर ही ये तमाम कैंपेन चलाया जा रहा है। और इसमें लीगल सपोर्ट, लीगल फ्रेमिंग और लीगल ड्राफ्टिंग तमाम चीज़ें हमें ऑनरेबल चेयरमैन लॉ कमेटी कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ अली जनाब रियाज़ खान साहब ने प्रोवाइड कराई है। मैं दिल की गहराइयों से अली जनाब रियाज़ खान साहब का और दिल की गहराइयों से अली जनाब मौलाना शाफ़ी सादी साहब का, जो हमारे सरपरस्त हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें हौसला अफजाई की और हमें आगे बढ़ने के अंदर आप लोगों ने मदद की। जिस तरह तेलंगाना मैया जी ने भी वक्फ बोर्ड को टाइम दिया था, ऑनरेबल मिनिस्टर ज़मीर अहमद ख़ान साहब के साथ तमाम वक्फ़ के अराकीन ने और मुस्लिम MLAs ने जाकर उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने खुले तौर पर यह कहा है कि हमने भी सेंट्रल लीडरशिप से ये डिमांड किया है कि पार्लियामेंट में जिस तरीके से इसका विरोध हुआ है, इससे भी ज़्यादा तादाद में, इससे भी ज़्यादा प्रेशर के साथ इसका विरोध करना है और JPC में अपनी बात रखकर इसको लीगली तौर पर जिस तरीके से फ़ाइट कर सकते हैं, फ़ाइट करने का आश्वासन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका ने हमें दिया है। तो रियासती सतह पर नहीं बल्कि एक मुल्की सतह पर काम करती है। यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, इस महीने की 17 तारीख को कर्नाटका का दौरा है। वो अपने दौरे में मौलाना शाफ़ी सादी साहब से भी मिलेंगे, रियाज़ खान साहब से भी मिलेंगे, ऑनरेबल चेयरमैन अनवर बादशाह साहब से भी मिलेंगे। और ये भी सुनने में आया है कि JPC के कमेटी का भी विज़िट कर्नाटका के स्टेक होल्डर्स से मिलने के लिए 10 और 17 के बीच में कभी भी वो डेट देकर कर्नाटका को आ सकते हैं। तो उनसे भी मुलाकात करके और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रिसेंटली ऐलान किया है कि इसके खिलाफ मुल्कगीर सतह पर एहतजाजी जलसे मुनक्कद करेंगे। इंशाल्लाह उसके कर्नाटका में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हर स्टैंड के साथ डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी और स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ खड़ा है। 30 तारीख को उन्होंने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जिस तरीके से पब्लिक सजेशंस का ऐलान किया, तो आज से 1 दिन पहले ही, यानी 2 दिन पहले ही डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी और मुस्लिम रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर की तरफ से कैंपेन शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह एक स्मूथ तरीके से, एक आसान तरीक़ा कम्युनिटी को देने की वजह से 1 दिन के अंदर 18,000 मेल हम लोग वहाँ पर सेंड करवाने में कामयाब रहे हैं। 1 दिन के अंदर 18,000 मेल, ऑब्जेक्शन के मेल हम लोग सेंड करवाने में कामयाब रहे हैं। अगर कम्युनिटी इसको सीरियस लेती है, नौजवान ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए नौजवान हैं, वो अगर इसको सीरियस लेते हैं तो गुलबर्गा से ही 10 लाख मेल अल्हम्दुलिल्लाह हम भेजने की कैपेसिटी रखते हैं। हम लोगों ने उसका टारगेट लिया है और हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। सर, स्कैन कोड में एक ही मेल ड्राफ्ट करके रखा हुआ है, सब लोग जा रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंसीडर होगा ये फिर? बिल्कुल, अगर हम नोटिफिकेशन को उठा के देखेंगे जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का है, उसके अंदर उन्होंने क्लियर तौर पर कहा है कि सिंगल मेल को, सिंगल फैक्स को पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा। लेकिन मेल तो एक ही ड्राफ्ट हुआ है। ड्राफ्ट एक ही है लेकिन भेजने वाले अलग अलग हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी की तरफ से मुकम्मल 11 सफ़ात पर मुश्तमिल एक डिटेल ऑब्जेक्शन एंड सजेशन रिगार्डिंग द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 हमने ड्राफ्ट किया है। उसमें मुकम्मल तौर पर तमाम 40 के 40 अमेंडमेंट पर हमने बात की है। जहाँ पर अगर उस सरसरी तौर पर 1-2 मिनट के अंदर मैं इसको अगर बताता चलूँ तो सेक्शन 3, 4, 5, 6 एंड 7 के अमेंडमेंट पर हमने इस पर बात की है। जैसा मैंने पिछले अपने इंटरव्यू में डिटेल एक्सप्लेन किया है सेक्शन 3C क्या है और उसके नुकसानात क्या हैं। डिप्टी कमिश्नर को आप जज के ओहदे पर नहीं बिठा सकते। अगर गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड के बीच में डिस्प्यूट होता है तो बीइंग ए डिप्टी कमिश्नर, बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, वो खुद उसका एक पार्टी रहेगा। तो डिप्टी कमिश्नर किस तरीके से उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल होने वाली बात नहीं है। और इस सेक्शन 3C के अंदर क्लैरिटी नहीं दी गई है कि कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। क्लैरिटी नहीं दी गई है कि कितने महीने के अंदर इस केस को डिप्टी कमिश्नर को डिसाइड करना है। और सब में बड़ा यहाँ पर एक क्लॉज इंक्लूड ये किया गया है, जब तक इंक्वायरी चलेंगी वो प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं समझा जाएगा बल्कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी समझा जाएगा।
समझिए अगर एक बड़े इंस्टीट्यूशन पर कोई सिरफिरा अगर कंप्लेंट कर देता है, 10 साल उसकी इंक्वायरी चलती है, तो क्या 10 साल वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी समझी जाएंगी? ये अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स का क्लियर वायलेशन है। इसके साथ साथ हम लोगों ने सेक्शन 9, 14 और 23 को एक साथ इसके अंदर ऑब्जेक्शन हमने सुप्रीम कोर्ट के साइटेशंस के साथ दिया है। सेक्शन 9 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल, सेक्शन 9 ऑफ दिस एक्ट प्रोवाइड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल, यानी सेक्शन 9 के जरिए वक्फ की जो सेंट्रल काउंसिल है उसको बनाने का प्रोविजन है। सेक्शन 14 स्टेट बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है। सेक्शन 23 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अपॉइंटमेंट का प्रोविजन है। यानी तीनों बड़े लेवल के जो अपॉइंटमेंट है, उन तीनों बड़े लेवल के अपॉइंटमेंट को डिस्टर्ब किया गया है और इलेक्टोरल बॉडी को नॉमिनेट बॉडी से तब्दील करके एक वक्फ बोर्ड को आगे आने वाले दिनों में एक रबर स्टैम्प बनाने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ा इसके अंदर चेंजेस ये है कि कंपलसरी 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी रहेंगे, स्टेट वक्फ काउंसिल में भी रहेंगे। तो अगर कम्युनल लोग जो आज मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उनको स्टेट बोर्ड का चेयरमैन बनने का स्कोप यह एक्ट देता है। इसके साथ साथ सेक्शन 83 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वक्फ ट्रिब्यूनल का मामला है, इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है कि वक्फ ट्रिब्यूनल में मुसलमान रहते हैं, मुसलमान के सामने जाके हिंदू लोग क्यों खड़े रहे हैं। मैं क्लियर करना चाहता हूं, 2003 में गुलबर्गा का वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ। 2003 से आज तक उठाकर देख लीजिए, सिर्फ एक मुस्लिम एडवोकेट, मुस्लिम जज पठान साहब रहे हैं। उसके बाद पूरे जो जज रहे हैं वो नॉन मुस्लिम हजरात रहे हैं। और ये जज को अपॉइंट करने की अथॉरिटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की या बोर्ड की नहीं है। हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं, जो दूसरे कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, वही वक्फ ट्रिब्यूनल के जज को अपॉइंट करते हैं। तो यहां पर डिस्क्रिमिनेशन की बात कहां से आती है? अब यहां पर सेक्शन 83 को पूरी तरीके से डम्मी बनाने के लिए 3 रुकनी बेंच को 2 रुकनी किया गया और जज के कैपेसिटी में रिटायर्ड जज को यहां पर तब्दील किया गया। यानी रिटायर्ड जज इसका क्या करेंगे, वो इसके अंदर बैठकर फैसला लेंगे। किस तरीके से होगा? लाखों करोड़ों रुपए की वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, उसका फैसला एक रिटायर्ड जज किस तरीके से ले सकता है? सेक्शन 15 का अमेंडमेंट है, 52 का अमेंडमेंट है, 52A का अमेंडमेंट है और 55A का अमेंडमेंट है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज सेक्शन 14 को इसके अंदर डिलीट किया गया है। सेक्शन 14 रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ अंडर द स्कीम ऑफ यूसेज, ये भी बहुत गलत है। और एक इसके अंदर मैं एक नई चीज आपको बताना चाहता हूं, जिसमें वक्फ ये सेक्शन 72 क्या कहता है कि अगर कोई इदारा 1 लाख से ज्यादा की इनकम रखता है तो उसका 7% स्टेट बोर्ड को बतौर आपको वक्फ कंट्रीब्यूशन देना है। क्योंकि वक्फ बोर्ड में 50% स्टाफ आउटसोर्स स्टाफ है। अभी मेरे पास गुलबर्गा के डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के अंदर 2 लोगों का आउटसोर्स का स्टाफ है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, आउटसोर्स से उन्हें लिया गया है। उनकी तमाम सैलरीज ये वक्फ कंट्रीब्यूशन से जाती है। उस सैलरीज के लिए कोई ग्रांट वक्फ बोर्ड को नहीं है। अब वहां ये 7% को घटाकर उन्होंने 5% कर दिया। अब हमने मुतालबा किया है 5% नहीं, आपको 10% करना है। आपको 10% करना है। 10% करके कंडीशनल ग्रांट दीजिए कि 5% आप डे टू डे अफेयर्स, बोर्ड के अफेयर्स चलाने में लें और 5% स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे, ताकि इमेज जो बोर्ड की खराब है कि बोर्ड ने किसके लिए काम किया। एक आदमी का क्या तो भी ट्रीटमेंट के लिए पैसा दिया है, क्या फिर किसी को स्कॉलरशिप के लिए पैसा दिया है। तो ये इमेज इसके अंदर सुधारने के लिए 5% जो एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जा रहा है वो उसके अंदर इस्तेमाल किया जाए। उसके साथ साथ सेक्शन 107, 101, 102, ये इस तरीके के बहुत से चीज़ें हैं। उसके बाद लास्ट में हमने ऑनरेबल JPC से हमने ये मुतालबा डिमांड किया है कि इमीडिएट इसको विड्रॉ किया जाना चाहिए। अगर अमेंडमेंट किए जाने हैं बोर्ड वक्फ एक्ट के अंदर तो पॉजिटिव अमेंडमेंट किए जाने हैं। ये इस तरीके के अमेंडमेंट नहीं कि इसको पूरा मार दिया गया, इसकी वक्फ एक्ट की पूरी रूह को ख़त्म कर दिया गया और सिर्फ ढांचा बाकी रख दिया गया ताकि इससे कुछ काम ही ना हो सके।